Hello everyone, welcome to our education tutorials. I am your educator Sunita. तो चलिए हम हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और अपनी मेडिवल सीरीज में एक और नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ते हैं। या आज मैं आपको शासक या शासिका कह लीजिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था, तो डेफिनेटली आप जान चुके होंगे या आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यस, हम इल्तुतमिश की बेटी और नेक्स्ट दिल्ली की शासिका रजिया सुल्तान या सुल्ताना कह लीजिए, उसके बारे में हम आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान या सुल्ताना, इसका जो शासन का टाइम है या शासन पीरियड है वह 1236 से 1240 ईस्वी तक है। इसका जो शासन काल है वह बहुत ही छोटा रहता है और इस दौरान इसके जीवन में और इसके शासन के दौरान क्या क्या जो घटनाएं घटती हैं, क्या क्या इसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या ये अपने उस काल में कार्य करती है, आज हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज रजिया सुल्तान के बारे में। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो ऑब्वियसली जैसे कि एक राजा के मरने पे दूसरे को गद्दी पे बैठना ही होता है, तो इल्तुतमिश की मृत्यु पर उसकी जो पत्नी होती है शाह तुर्कान, वह क्या करती है, अपने पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज को बैठा देती है। इस पर रजिया सुल्तान अपने भाई की यानी रुकुनुद्दीन फिरोज की हत्या कर देती है और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर जा बैठती है। हालांकि अपने जीते जी इल्तुतमिश भी रजिया सुल्तान को ही दिल्ली का सही दावेदार समझता था और वह भी मन ही मन यह चाहता था कि इसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की सत्ता को संभाले। लेकिन वह समय और या वह काल कह लीजिए या उस मध्यकालीन समय में उस दौरान स्त्रियों को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, जिस कारण वह अपने जीते जी रजिया सुल्तान को नियुक्त नहीं कर सका। लेकिन रजिया ने अपने बल पर दिल्ली की सत्ता हासिल की। रजिया शुरू से ही बहुत तेज थी और इल्तुतमिश भी उसे अपनी सेना में नेतृत्व करवाता था और बचपन से ही उसको अपने प्रशासन कार्यों में अभ्यास कार्य में लगाए रखता था, जिस कारण जो रजिया था उसका जो झुकाव था या जो उसका इंटरेस्ट था वह नेतृत्व शासन प्रशासन में ज़्यादा था, जिस कारण उसने आगे अपने आप को दिल्ली के नेतृत्व की ओर या उसके स्वयं उसको एक प्रबल दावेदार समझा और दिल्ली की गद्दी या सत्ता को हथिया लेती है। रजिया ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। वह दरबार में खुले मुंह जाती थी और पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करती थी। वह वस्त्र में कबा, उस टाइम कबा मतलब कुर्ता होता था, और कुला पगड़ी। तो वह अपने वस्त्रों में कबा और कुला पहनती थी और एक लाल टीका लगाकर दरबार में खुले मुंह जाती थी, जिस कारण जो क्या था, चालीसा के दल और दरबार के अन्य लोग वो उस चीज को पसंद नहीं लाते थे कि एक स्त्री दरबार में खुले मुंह कैसे आ सकती है। रजिया भी चालीसा के दल की बजाय जो गैर तुर्की लोग थे उन लोगों को अपने शासन प्रशासन में ज्यादा शामिल रखती थी, इस कारण भी क्या था, राज दरबारी व चालीसा के लोग उसके खिलाफ मन ही मन उसके खिलाफ रहते थे और उससे ईर्ष्या रखते। रजिया ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले नियुक्तियां की। तो इसने अब उन नियुक्तियों में किस किस को क्या क्या पद दिया, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब रजिया गद्दी पर बैठी तो उसने इख्तियारुद्दीन ऐतगिन, उसको इसने बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया, अल्तुनिया को भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया और जमालुद्दीन याकूत को आमिर आखुर यानी अस्तबल का प्रधान नियुक्त किया। और जो ये जमालुद्दीन याकूत है यह गैर तुर्की था, ये गैर तुर्की मूल का था। और याकूत के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि जो याकूत है उसका और रजिया का प्रेम संबंध के बारे में भी हम लोगों को बुक्स में पढ़ने को मिलता है। कुछ इतिहासकार उन दोनों का प्रेम संबंध बताते हैं और कुछ इतिहासकार नहीं बताते हैं। चलो जैसा कि हिस्ट्री है इसमें तो हम साक्ष्य व तथ्यों के ऊपर चलते हैं, तो ज़्यादातर तो याकूत और रजिया के प्रेम संबंधों के बारे में हमें बुक्स में पढ़ने को मिलता है। रजिया द्वारा इनकी नियुक्तियां करने के पश्चात उसको फिर कई विद्रोह का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लाहौर में जो ये ऐतगिन है जिसको अभी रजिया ने बदायूं का सूबेदार
नियुक्त किया था, यह लाहौर में विद्रोह कर देता है। इसके 10 दिन पश्चात ही जो अल्तुनिया है वह भी बठिंडा पर में कब्जा करने की नज़र रखता है और यह भी विद्रोह कर देता है। जब रजिया को बठिंडा विद्रोह के दमन का पता चलता है तो वह इसके दमन करने के लिए निकल जाती है। तो जैसे ही रजिया दिल्ली को छोड़कर बठिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए निकलती है तो पीछे से अमीर वर्ग क्या करता है, अमीर वर्ग उसके प्रेमी याकूत को पीछे से उसको मार डालते हैं, क्योंकि याकूत क्या था, रजिया का मतलब एक विश्वासपरस्त इंसान था, या कह लीजिए उसके मतलब बहुत भरोसेमंद व्यक्ति था। तो अमीर वर्ग उसको पीछे से उसकी हत्या कर देते हैं। और जब रजिया अल्तुनिया को पकड़ने बठिंडा में पहुंचती है तो वहां रजिया अल्तुनिया द्वारा कैद कर ली जाती है। अब अल्तुनिया द्वारा रजिया के कैद होने पर जब रजिया को दिखता है कि उसके बचने के कोई भी मतलब चांसेस नहीं रहे हैं तो वह क्या करती है, रजिया अल्तुनिया को एक राजनीतिक खेल खेलती है उसके साथ और उसको अपनी बातों में फंसाती है और उसे अपने जो राजनीतिक खेल वो चाल जो अपने मन में चल रही होती है उसके दौरान वह उससे शादी का प्रस्ताव रखती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे विवाह कर लेती है। इस प्रकार से वह अल्तुनिया के चुंगल से छूट जाती है और उसको अपना पति स्वीकार करती है। इसी दौरान अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रजिया के दिल्ली से निकलने के साथ ही अमीर वर्ग क्या करते हैं, दिल्ली उसके प्रेमी याकूत को मार देते हैं और पीछे से जो अमीर वर्ग अपना पूरा जोर दिखा देते हैं। और इसी के साथ दूसरी घटना जब दिल्ली में चल रही है तो क्या करते हैं, याकूत के मारने पर वह बहराम शाह को, अमीर वर्ग बहराम शाह को दिल्ली के गद्दी पर बैठा देते हैं। जैसे ही रजिया को दिल्ली की इस सारी घटना का पता चलता है तो वह अपने पति अल्तुनिया को लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ती है। दिल्ली पहुंचने पर उसका रजिया का जो है सामना बहराम शाह से होता है और उसमें उसकी व उसके पति अल्तुनिया की बुरी तरह से हार होती है और वह क्या करती है, वापस से दोबारा से मुड़ लेती है। रास्ते में जब आराम करते हुए रजिया व उसके पति आराम कर रहे होते हैं तो 25 दिसंबर 1240 में कुछ डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से रजिया का अंत हो जाता है, उसके शासन का अंत हो जाता है। और इस बारे में कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इसकी व इसके पति की हत्या के पीछे बहराम शाह का हाथ था। तो स्टूडेंट्स, ये थी रजिया की एक छोटी सी कहानी। इसके छोटे से शासनकाल में ये मतलब बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती हैं और इसका 2-3 साल का जो शासनकाल होता है उसके दौरान इसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलो जो भी है, फिर भी हम रजिया सुल्ताना को इतिहास में याद रखते हैं क्योंकि ये एकमात्र महिला थी जिसने उस टाइम इतना साहसिक कार्य किया था और गद्दी पे बैठने की साहस दिखाया था और भी बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके कारण रजिया को एक सशस्त्र महिला के रूप में याद रखा जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रजिया द्वारा उसके काल में कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवाया गया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो और रजिया से रिलेटेड पूरी स्टोरी भी समझ में आ गई हो और अब आप रजिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आई होप छोड़ के नहीं आओगे। तो ऐसे ही और मज़ेदार और यूज़फुल वीडियोस के लिए देखते रहिए एरा एजुकेशन। थैंक यू।